हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से 7th चैप्टर द इंटरव्यू। ठीक है, इसके ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। लिखा है कि सबसे पहले लिखा है कि ये जो आज का चैप्टर है द इंटरव्यू, ये लिया गया है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बुक द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एक बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट से ये आज का चैप्टर उठाया गया है। और ये इस बुक के राइटर या फिर एडिटर भी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ही है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट। ये वर्ड याद रखिएगा, आपको इंडिगो चैप्टर में भी बताए थे। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि ये चैप्टर क्या है। एक्सर्प्ट है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बुक पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। ये पूरा बुक का नाम है। चलिए, इस चैप्टर में हमें दो पार्ट पढ़ना है। पार्ट वन में इंटरव्यू का क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट, अच्छा है कि बुरा, वो बताया गया है। और पार्ट 2 यहाँ पे है। पार्ट 2 में हमें एक इंटरव्यू पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। लिखा है कि since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism। बोला गया है कि इट्स मतलब इंटरव्यू का जो इन्वेंशन हुआ, आप समझते हैं ना, किसी चीज़ को इन्वेंट करना और डिस्कवरी करना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन्वेंट करना मतलब आप कोई चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, इंसान खुद बना रहा है। और डिस्कवरी मतलब वो चीज़ पहले से अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो होता है डिस्कवरी। इन्वेंशन होता है कोई नया चीज़ खुद बनाना। ठीक है, तो इंटरव्यू का इन्वेंशन कब हुआ था? लगभग 130 साल पहले। और तब से लेकर आज तक जो इंटरव्यू है ये एक कॉमन प्लेस यानी फ्रीक्वेंट यानी एक आम बात बन गया है जर्नलिज्म में। समझ गए? टुडे, आज के दिन में हर कोई जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो अपने लाइफ में किसी न किसी पॉइंट में कोई ना कोई इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, वाइल फ्रॉम द other point of view, several thousand celebrities who have been interviewed over the years, some of them repeatedly। तो एक तरफ तो इंटरव्यू पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जैसे कि सेलिब्रिटीज़ जो क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार इंटरव्यू देते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू रिगार्डिंग फंक्शन मेथड्स मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। इंटरव्यू इतना होता है कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो ओपिनियन है, जैसे कि इंटरव्यू का फंक्शन क्या होता है, इंटरव्यू करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या है, इंटरव्यू करने से क्या मेरिट्स है, फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो ओपिनियन है लोगों का वो वेरी कंसिडरेबली, काफ़ी वेरी करता है। कई लोग इंटरव्यू को अच्छा बोलते हैं, कई लोग ख़राब भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में हमें यही पढ़ना है, इंटरव्यू का दो पक्ष पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। लिखा है कि some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice and art। कुछ लोग इंटरव्यू से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्लेम करने लग जाते हैं इंटरव्यू के बारे में। वो लोग ये क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू जब हाईएस्ट फॉर्म, सबसे परफेक्ट अगर कोई इंटरव्यू होता है ना, तो सबसे परफेक्ट इंटरव्यू में क्या मिलता है? अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। वो सच्चाई का सोर्स होता है। ठीक है, एक अच्छा इंटरव्यू में सच निकल के बाहर आता है। ठीक है, तो ये एक क्लेम है। ऐसा लोग जो इंटरव्यू को फेवर करते हैं वो करते हैं ये क्लेम। ठीक है, एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इंटरव्यू जो लेने का एक जो प्रोसेस है वो क्या है? एक आर्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंटरव्यू लेना एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसे इंटरव्यूअर्स जो स्किल्ड होते हैं, जो स्किल्ड इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कैन एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल एंड ट्रूथफुल इंसाइट फ्रॉम सब्जेक्ट। यानी जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उससे जो इंटरव्यूअर है काफ़ी गहराई वाला बात और काफ़ी सच बात बाहर निकलवा सकता है। तो इंटरव्यू लेना क्या है? एक आर्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि कैसे एक आर्ट है। आर्ट के बारे में यहाँ पे भी लिख चुके हैं। ये आर्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स सेंसिटिव एंड केयरफुल हैंडलिंग। ठीक है, और भी चीज़ जानेंगे इंटरव्यू के बारे में आगे चल के, फिलहाल आप इतना याद रखिए। समझे? इस चैप्टर के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप इसको समझ लीजिए, तब आपको वो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे जो एक बात बोला गया था कि कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में ऐसा क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है और एक आर्ट है। तो ये जो क्लेम है ना, ये एक्स्ट्रावेगेंट है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के ये क्लेम किया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्लेम हर बार सही नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंटरव्यू में आपको सच ही सुनने को मिले। ठीक है,
तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि क्यों ये एक एक्स्ट्रा वैगेंट क्लेम है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि हो सकता है कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड हो सकता है कि पीपल मे मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो जो अनआंसर्ड हो, इंटरव्यू ही उसका आंसर ही ना दे। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो क्लेम है कि इंटरव्यू एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, ये एक एक्स्ट्रा वैगेंट क्लेम है। बात अगर नहीं समझ रहे, चलिए, तो ये हो गया इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव बात। अब देखते हैं दूसरा पक्ष क्या बोलता है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़, खासकर से जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो लोग इंटरव्यू देते हैं, ये दो वर्ड याद रखिएगा, एक होता है इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेता है, और जो इंटरव्यू देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यूवी। डबल ई लास्ट में कर देना है, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे इंटरव्यूवी है, वो अपने आप को देखते हैं, who see themselves as its victim, वो अपने आप को विक्टिम मानते हैं इंटरव्यू का, वो पीड़ित है इंटरव्यू से। माइट डिस्पाइज का मतलब होता है हेट, वो लोग इंटरव्यू को हेट करते हैं, ठीक है, एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ्स, इसलिए हेट करते हैं इंटरव्यू को, क्योंकि वो मानते हैं कि इंटरव्यू जो है ना वो अनवारंटेड यानी अननेसेसरी इंट्रूजन मतलब दखल अंदाजी है उनके लाइफ में, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूअर लोग क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जिनको मतलब काफ़ी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस वजह से बेकार का दखल अंदाजी वो लोग इसको मानते हैं। और फिर या फिर ये भी मानते हैं कि इट सम हाउ, इट यानी इंटरव्यू जो सम हाउ डिमिनिशेस देम, इंटरव्यू किसी न किसी तरीके से उन्हें डिमिनिश करता है, यानी उनका स्टेटस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जैसे अगर वो लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे होते तो उनका बारे में सीक्रेट फैला रहता है, मतलब लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहता है कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है, कुछ मालूम नहीं चलता है, तब उनका और भी ज़्यादा स्टेटस होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर इंटरव्यू में सारा चीज़ का खुलासा हो जाता है तो उनका सच्चाई खुल जाता है, लोगों को सब पता चल जाता है। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा तब तक डिमांड नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस सेंस में बोला जा रहा है कि इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश कर देता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। ठीक उसी तरीके से जैसे कि प्रिमिटिव पुराने कल्चर्स में एक बिलीफ है, वो बिलीफ ये है कि अगर आप किसी का फ़ोटो खींच रहे हैं या फिर किसी का फ़ोटो बना रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस इंसान का जो सोल यानी आत्मा है उसको चोरी कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी उसको क्या कर रहे हैं, डिमिनिश करने, उसको ख़त्म कर रहे हैं, किसी न किसी उसको हार्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इंटरव्यू को मतलब इंटरव्यू का जो है ड्रॉबैक जो वो सेलिब्रिटीज़ को वो डिमिनिश कर देता है, उसको कंपेयर किया गया है प्रिमिटिव कल्चर के इस बिलीफ से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब देखते हैं अलग अलग जो इंग्लिश के ऑथर है, राइटर है, उनका क्या मानना है इंटरव्यू को लेके। सबसे पहले है वी.एस. नायपॉल। ये फील करते हैं डैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यू। देखिए वो कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इनका मानना है कि कुछ लोग तो इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और घायल होने के दौरान वो अपना किसी एक पार्ट को खो देते हैं, फिजिकल पार्ट, मेंटल पार्ट, इमोशनल पार्ट, जो भी हो, ठीक है, वो उनका लॉस होता है। तो इनका काफ़ी नेगेटिव व्यू है इंटरव्यू को लेके, इसको हम येलो से हाईलाइट कर रखें, ये सब बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वुंडेड बाय इंटरव्यू बोलने का मतलब है कि इंटरव्यूज आर इमोशनली डैमेजिंग। बातें कर रही समझे। चलिए, वी.एस. नायपॉल का ये था इंटरप्रिटेशन। अब देखते हैं दूसरे राइटर का क्या है मतलब। लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, इन्होंने एक नोवेल लिखा था एलिस इन वंडरलैंड, वो है लुइस कैरोल, ठीक है। तो वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वो बोलते थे, कहा जाता है कि इनके मन में एक जस्ट मतलब एक सही डर बैठा हुआ था इंटरव्यूअर को लेके। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, ये कभी इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं हुए। लुइस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड जो नोवेल लिखे थे उनके राइटर थे, ठीक है, वो कभी इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं हुए। अब इस हॉरर को समझाया गया कि किस टाइप का डर उनके मन में बैठा हुआ था। देखिए, इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायनाइज्ड। लायनाइज्ड मतलब आप किसी को ओवरली सेलिब्रेट, बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर देते हैं। वो मानते थे कि हम अगर इंटरव्यू देंगे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा चर्चा होगा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें लायनाइज फेमस कर दिया जाएगा, इसी बात का उन्हें डर था। और इसी डर के कारण उन्होंने रिपेल मतलब अपने से दूर कर दिया जान पहचान लोगों को, इंटरव्यूअर्स को, और वैसे लोगों को जो उनसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए आते थे, जो परसिस्टेंट बार बार पेटिशनर मतलब बार बार रिक्वेस्ट करते थे ऑटोग्राफ के लिए, वो उन सबको दूर कर दिया अपने आप से, ठीक है। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और बाद में वो यही स्टोरीज़ की कैसे उन्होंने इन सब लोगों को अपने से दूर भगाया
ये स्टोरीज़ काफ़ी सेटिस्फेक्शन के साथ वो बताते थे, समझे। तो ये हो गया लुइस कैरोल का व्यू पॉइंट। अभी तक हमने 2 राइटर्स का व्यू पॉइंट देखा इंटरव्यू के रिगार्डिंग। पहले थे वी.एस. नॉयपॉल, काफ़ी नेगेटिव व्यू पॉइंट है इनका, वो मानते हैं कि इंटरव्यू से लोग घायल हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं। दूसरे हैं लुइस कैरोल, उनके मन में एक जस्ट हॉरर, सही हॉरर डर बैठा हुआ था, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे राइटर में, देखते हैं इनका क्या व्यू पॉइंट है। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। उनका तो और भी नेगेटिव, काफ़ी कंडेम करते हैं, काफ़ी बुरा निंदा करते हैं इंटरव्यूअर को। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ है कैरोलिन, ठीक है। तो कैरोलिन क्या करती है, अपने डायरी में इस तारीख को एक डायरी एंट्री करती है, डायरी में पेज लिखती है। उसमें वो मेंशन करती है कि देयर डे वॉज रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। वो बताती हैं कि उनका पूरा दिन खराब कर दिया 2 रिपोर्टर्स ने मिलकर। वो दोनों रिपोर्टर्स बोस्टन से आए हुए थे, ठीक है, इंटरव्यू लेने के लिए। दोनों ने मिलकर उनका दिन खराब कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। तो वो डायरी में लिखती है कि उनके हस्बैंड ने उन 2 रिपोर्टर्स से कहा कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज इट इज़ इमोरल। रुडयार्ड किपलिंग का मानना है इंटरव्यू जो है इमोरल चीज़ है, ठीक है, काफ़ी गलत है नैतिक रूप से। इट इज़ अ क्राइम। देखिए काफ़ी, ये तो और भी ज़्यादा डेंजरस है, इंटरव्यू को और भी ज़्यादा डेंजरस मान रहे हैं। बोलते हैं कि इंटरव्यू लेना एक क्राइम है, ठीक है, एक जुर्म है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। जैसे आप किसी पर्सन को फिजिकली हार्म करते हैं, असॉल्ट करते हैं, हाथ से जब मारते हैं तो वो भी एक क्राइम माना जाता है, ठीक उसी तरीके से ये इंटरव्यू लेना भी उसी टाइप का एक क्राइम है, ठीक है। और उसी टाइप का इसे पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, इंटरव्यूअर को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा कहते हैं कौन, रुडयार्ड किपलिंग। किसको कहते हैं, ये 2 रिपोर्टर्स को, ठीक है। अब किसको कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या उनका व्यू पॉइंट है इंटरव्यू को लेके वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन किए हैं। यहाँ का बात आपको याद नहीं रखना है। आगे देखिए, आगे वो बोलते हैं कि इट इज़ कावर्डली एंड वाइल। वो बोलते हैं कि इंटरव्यू लेना एक काफ़ी कायरता भरा चीज़ है, और वाइल मतलब वेरी बैड चीज़ है, ठीक है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। कोई भी इज्जतदार इंसान इंटरव्यू लेना नहीं मांगेगा, और कोई भी इज्जतदार इंसान इंटरव्यू देना नहीं मांगेगा, ठीक है। तो ये रुडयार्ड किपलिंग का व्यू पॉइंट था इंटरव्यू को लेके। येट इसके बावजूद भी, इतना सख्त एटीट्यूड के बावजूद भी, किपलिंग ने ऐसा ही असॉल्ट खुद कर दिया किस पे, मार्क ट्वेन पे, ओनली अ फ्यू ईयर्स बैक। मतलब कुछ साल पहले ही रुडयार्ड किपलिंग ने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले लिया था। मतलब रुडयार्ड किपलिंग के हिसाब से उन्होंने मार्क ट्वेन पर क्या कर दिया, एक असॉल्ट, एक हमला सा कर दिया, ठीक है। तो ये एक आयरनी है, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग काफ़ी इंटरव्यू के खिलाफ थे, लेकिन कुछ साल पहले ही उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले लिया। तो ये तो अपने सब पे खड़े नहीं उतरे। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगले राइटर है H.G. वेल्स। ये एक इंटरव्यू के दौरान 1894 में कहते हैं, रेफर करते हैं द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल। ऑर्डिल मतलब कि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क को ऑर्डिल कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि इंटरव्यू देना एक काफ़ी मुश्किल काम है, बट इसके बावजूद भी वॉज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यूवी एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। वो बोलते, उनके व्यू पॉइंट में इंटरव्यू लेना एक मतलब देना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू देते थे, और 40 साल बाद वो जोसेफ स्टालिन का भी इंटरव्यू खुद लिए भी। इंटरव्यूअर भी थे ये, इंटरव्यूवी भी थे ये, समझे। फिर आगे एक और राइटर है जिनका नाम है सॉल बेलो, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। इनका कुछ टाइम पे इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी नहीं है ये, कुछ टाइम पे इंटरव्यू देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने एक बार डिस्क्राइब कर दिया था इंटरव्यूज़ को एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। मानो आपके मतलब जो विंड पाइप है जहाँ से आप सांस लेते हैं उस पर किसी ने थंब रख दिया, ठीक है, तो आपका दम घुटने लगेगा। तो इंटरव्यू देना का एक्सपीरियंस जो है वो ठीक इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी निंदा करते हैं इंटरव्यू को। तो इसको हम एक्सप्लेन किए हैं, थंबप्रिंट्स ऑन दिस विंड पाइप। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में पूछते हैं। इसका मतलब है वेरी अनकंफर्टेबल एंड इमोशनली बर्डनसोम एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू देना, ठीक है। प्रेशर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, काफ़ी प्रेशर फील करते हैं इंटरव्यूवी, ठीक है, इंटरव्यू देने में। तो यही इसका मीनिंग है। चलिए, तो अभी तक हमने काफ़ी नेगेटिव व्यू ही देखा है, थोड़ा सा पॉजिटिव देखे थे स्टार्टिंग में, बाद में अभी तक जो भी महान इंसान है वो लोग सब, मतलब जो राइटर लोग हैं वो लोग इंटरव्यू को काफ़ी नेगेटिवली बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में।
येट, लेकिन इसके बावजूद भी डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इतना ड्रॉबैक्स होने का बावजूद भी इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे सर्विसेबल का मीनिंग क्या है, सर्विसेबल क्यों कहा गया है, तो सर्विसेबल इसलिए है क्योंकि ये यूज़फुल है। इंटरव्यू का 1000 ड्रॉबैक हो, लेकिन एक काफ़ी यूज़फुल मीडियम है बातचीत करने का, ठीक है। एक राइटर है जिनका नाम है डेनिस ब्रायन, वो कहते हैं कि दीज डेज, आज के दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, आज से पहले तक, ठीक है, अभी तक, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज़। डेनिस ब्रायन कहते हैं कि आज के टाइम पे जो हमारे कंटेम्परेरीज है, आज हमारे ज़माने के जो लोग हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है, मोस्ट विविड, जो लाइव इम्प्रेशन है उनके बारे में जान पाते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जितने भी अच्छे अच्छे जो महान सेलिब्रिटीज़ है उनके बारे में हम काफ़ी अच्छे तरीके से जान पाते हैं, वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ इंटरव्यूज़, ठीक है, ऐसा कहते हैं डेनिस ब्रायन। तो इनका व्यू पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव है इंटरव्यू को लेके, हैज़ रिटन। फिर आगे बोलते हैं यही डेनिस ब्रायन की ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, ठीक है। मतलब हमारे पास जो भी जानकारी पहुंचता है, किसी भी पल का जानकारी, वो जानकारी इसी वजह से पहुंचता है क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो भी तो एक इंटरव्यू है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस, इसी रीज़न से जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेता है, होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। अनप्रेसिडेंटेड मतलब आज से ऐसा पहले कभी तक नहीं हुआ था। आज के डेट में इंटरव्यूअर जितना पावर होल्ड करता है, उतना पावर इन्फ्लुएंस कभी नहीं मिला था किसी को, ठीक है। तो डेनिस ब्रायन ये कहते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इनका जो व्यू है वो बोल सकते हैं यूटिलिटेरियन व्यू है। यूटिलिटेरियन व्यू मतलब ये इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं इसलिए क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, प्रैक्टिकल और यूज़फुल पर्पज़ के लिए यूज़ करते, मतलब यूज़ हो सकता है इंटरव्यू, इसलिए इनका व्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूटिलिटेरियन व्यू। इस बात को याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया पार्ट 1, जिसमें इंटरव्यू का प्रो कॉन को एनालाइज किया था। तो आप सोच रहे होंगे मन में कि इसमें प्रो कम कौन सी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो पार्ट 1 पढ़ के क्या आपका मतलब व्यू बन रहा है, क्या एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दिया गया था क्या इंटरव्यू को लेके, तो आपका आंसर होगा नहीं, इसका ज़्यादातर झुकाव जो है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा था कंपेयर टू पॉजिटिव, ठीक है। बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव यहाँ पे इंटरव्यू को लेकर नहीं दिया गया है। पहला इंप्रेशन यही बनता है कि इंटरव्यू यहाँ पे बुरा चीज़ है, समझे। चलिए, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। इसका मीनिंग क्या है समझेंगे बाद में, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है कि नीचे जो दिया गया है वो एक एक्सट्रैक्ट है एक इंटरव्यू का। इंटरव्यू लिया गया था अम्बर्टो इको का, ठीक है। इंटरव्यू लिया किसने था, मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है, इन्होंने इंटरव्यू लिया था। ये काम करते थे द हिंदू में। द हिंदू एक अखबार है, काफ़ी फेमस अखबार, ठीक है। अगर आप आगे चल के यूपीएससी का तैयारी करेंगे तो आपको यही अखबार पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाएगा। काफ़ी काम का न्यूज़ आता है इसमें, मतलब ज़्यादा फालतू न्यूज़ इसमें नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो ये आपको अप टू डेटेड मतलब न्यूज़पेपर मिलेगा भी नहीं। बड़े बड़े शहरों में टाइम पे डिलीवर होता है, छोटे शहर में अगर आप रहते हैं तो हो सकता है आपको एक दिन पुराना अखबार मिले, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू ले रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है। अम्बर्टो इको कौन है, तो अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है इटली में, ठीक है। इन्होंने हैड ऑलरेडी रिक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेप्यूटेशन एज ए स्कॉलर, ठीक है। फॉर्मिडेबल मतलब एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना रेपुटेशन बना के रखा था एज ए स्कॉलर, ठीक है। फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सेमियोटिक्स, इन्होंने लिखा था सेमियोटिक्स के बारे में। इसको हम हाईलाइट कर रखे हैं, बाद में इस पर आते हैं, फिलहाल आप आगे समझिए। इन्होंने मतलब इतना फेमस क्यों थे एज ए स्कॉलर, क्योंकि इन्होंने लिखा था सेमियोटिक्स के बारे में। सेमियोटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ साइंस, मतलब हाउ साइंस एंड साइंस, समझ रहे, चिन्ह एंड सिंबल्स आर यूज टू कन्वे मीनिंग्स। जैसे आप जो साइंस और सिंबल देखते हैं, मोबाइल आइकन में आप बहुत सारा सिंबल्स देखते होंगे, ठीक है। तो उनका कैसे यूज़ किया जाए मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए, उसका स्टडी को सेमियोटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अम्बर्टो इको इसके बारे का जो आइडियाज़ था सेमियोटिक्स के बारे में, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, रेपुटेशन था उनका। उसके साथ साथ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मतलब जो लिटरेचर के टेक्स्ट है उनको कैसे समझा जाए, उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाए कि कौन सा पोएट या फिर ऑथर क्या सोच के कौन सा बात लिखा है, उसका मीनिंग कैसे निकाला जाए, इस बारे में भी ये लिखते थे। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, जो मेडिवल पीरियड में
एस्थेटिक, जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, भले ही वो कोई पेंटिंग हो, लिखावट हो या फिर कोई आर्किटेक्चर हो, इन सब का जो सुंदरता है, इसके बारे में जो इनका आइडियाज़ था, उसके बारे में जो वो लिखे थे, तो इस रूप में भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, उसके बाद अपने बाकी के ज़िंदगी में, पहले तो वो स्कॉलर थे, बाद में चलकर उन्होंने क्या लिखा, फिक्शन लिखा। ठीक है, फिक्शन मतलब जो इमेजिनेशन को यूज़ करके अगर आप कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई नोवेल लिखते हैं, तो उसी को फिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अम्बर्टो इको जो थे पहले स्कॉलर थे, मतलब एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में लिखते थे, ये सब चीज़ हो गया। ठीक है, स्कूली पढ़ाई, नॉन फिक्शन जिसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लिखते थे, तो इसमें भी वो काफ़ी फेमस थे। बाद में वो आगे चल के फिक्शन राइटिंग भी करने लग गए। ठीक है, अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके कहानियाँ लिखते थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस इंटरव्यू में आपको यही दो चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। एक तरफ है एकेडमिक वर्क और दूसरा तरफ है फिक्शनल वर्क। स्कॉलर वर्ड आप समझ जाइएगा, जब भी वर्ड स्कॉलर या फिर एकेडमिक, नॉन फिक्शनल ऐसा वर्ड यूज़ होगा तो वो एकेडमिक फील्ड से बात किया जा रहा होगा। मतलब ठीक है, जैसे आप स्कूल में टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, ये सब का, वो सब इस साइड आता है। और फिक्शनल वर्क जो हो गया, ये जो लिटरेचर हो गया जिसमें आप इमेजिनेशन का यूज़ करके कोई कहानी या फिर कोई नोवेल लिखते हैं, वो फिक्शन में आता है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, कोई राइटर सिर्फ इसी फील्ड में होता है सक्सेस। ठीक है, कोई राइटर जो फिक्शन लिखते हैं वो जनरली ये नहीं लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अम्बर्टो इको का खास बात है कि ये दोनों ही फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे। ठीक है, दोनों तो है ऑपोजिट, लेकिन दोनों ही काफ़ी अच्छा लिखते थे वो। तो लिटरेरी फिक्शन हो गया, एकेडमिक टेक्स्ट बुक हो गया, ऐसे हो गया, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। तो वो देख रहे, आप देख सकते हैं, लिटरेरी फिक्शन से लेके एकेडमिक टेक्स्ट बुक से लेके एसेस, फिर चिल्ड्रन बुक, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, वो मतलब काफ़ी वाइड वैरायटी, वाइड रेंजिंग चीज़ों के बारे में लिखते थे। ठीक है, इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। 1980 में जब द नेम ऑफ द रोज, इन्होंने एक नोवेल लिखा, अम्बर्टो इको ने एक नोवेल लिखा जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। तो ये नोवेल जो है विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़, ये 10 मिलियन कॉपीज़ से भी ज़्यादा बिका, काफ़ी फेमस हुआ ये उनका लिखा हुआ नोवेल। नोवेल मतलब ये एक फिक्शनल राइटिंग है। ठीक है, तो जब ये नोवेल काफ़ी फेमस हो रहा था तो इनको क्या चीज़ का दर्जा मिला, इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम। मतलब दिमाग के मामला में अगर कोई इंसान तेज़ हो सकता है, वो अम्बर्टो इको से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता है। समझ रहे? चलिए, तो देखते हैं इंटरव्यू का पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू, देखिए। मुकुंद जो कि इंटरव्यूअर हैं, वो पूछते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि एक इंग्लिश, वो बोलते हैं कि एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे और एकेडमिक भी थे, डेविड लॉज। अम्बर्टो इको की तरह डेविड लॉज भी थे जो कि एकेडमिक वर्क के साथ साथ नोवेलिस्ट भी थे। ठीक है, नोवेल्स भी लिखते थे। तो डेविड लॉज एक बार कहते हैं कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। डेविड लॉज कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एक इंसान इतना सारा काम, यानी अम्बर्टो इको जितना काम कर लेते, वो कैसे कर लेते, उन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मुकुंद ऐसा बोलते हैं अम्बर्टो इको को। अम्बर्टो इको इस पे बोलते हैं कि हो सकता है कि आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। मुझे देख के लगेगा, आप लोग अगर मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत सारा काम करता हूँ, लेकिन इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मुझे मालूम है कि मैं सेम चीज़ ही हर जगह कर रहा हूँ। तो मुकुंद इस पे पूछते हैं वे चीज़, वो सेम चीज़ क्या है? तो अम्बर्टो इको इस पे बोलते हैं कि नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब ये एक्सप्लेन करना मुश्किल चीज़ है कि वो मैं क्या सेम चीज़ हर जगह कर रहा होता हूँ। वो एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरीके से कि आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परसू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। ये फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, इसको समझते हैं। देखिए, फिलोसॉफिकल समझने के लिए आपको फिलोसॉफी वर्ड समझना पड़ेगा। फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले के टाइम पे फिलोसॉफी का मतलब होता था एकेडमिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अगर आप सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करें। ठीक है, पहले क्या था कि रिलीजन, काफ़ी चीज़ को लेकर रिलीजियस व्यू था हर चीज़ के लिए, मानते थे कि हर चीज़ को भगवान ने बनाया है, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक दूसरा फील्ड भी इमर्ज हो रहा था, फिलोसॉफी, जिसमें आप रीज़न का यूज़ करके, लॉजिक काउंटर करके, ठीक है, वो सब करके चीज़ों को स्टडी कर सकते कि ऐसा क्यों है। तो एकेडमिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरीके से पढ़े तो उसको फिलोसॉफी कहा जाता था पहले। जैसे कि पहले क्या था, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, पोइट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट का स्टडी को फिलोसॉफी कहते थे। बाद में चल के ये सभी सब्जेक्ट इतने एडवांस हो गए कि इनको अलग अलग सब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, साइंस एक अलग सब्जेक्ट बना जाके, और फिलोसॉफी रिड्यूस हो गया इस चीज़ में
थिंकिंग अबाउट क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं तो उसका स्टडी को फिलोसॉफी कहते हैं। अब क्वेश्चन भी ऐसा वैसा नहीं, क्वेश्चंस इन सब से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि एग्जिस्टेंस। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पैदा क्यों हुए हैं, ठीक है, तो आपका जो सोच है, ये सोच बोला जाएगा एक फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट आपका है, ठीक है। नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न, माइंड, लैंग्वेज, ठीक है, कि हम लोग ऐसे ही क्यों बात कर रहे हैं। हम लोग जैसे कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्या हमारे जैसा ही व्यक्ति कोई और भी होगा, कोई और भी प्लानट में हमारे जैसा ही व्यक्ति होगा, ठीक है, या फिर इसी अर्थ पे हमारा कोई जुड़वा होगा कि नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सोच को फिलोसॉफिकल थॉट कहा जाएगा। समझ रहे? आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, पैदा क्यों हुए आप, पढ़ने के लिए क्या, या फिर कोई और काम करने के लिए। ऐसे सवालों के बारे में अगर आप सोचते हैं जिसका कोई जवाब ना हो, ठीक है, तो आप फिलोसॉफिकल थॉट कहा जाएगा वो। समझे कि नहीं? चलिए, फिर यहाँ पे रीज़न से भी रिलेटेड है, क्या सही चीज़ है, क्या गलत है, एथिकल चीज़ क्या माना जाएगा, ठीक है। आपको कहा जाता है कि आप पढ़ाई कीजिए, ये अच्छा है आपके लिए, तो कौन बोला ये अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा बुरा भी तो हो सकता है कि आप पढ़ाई छोड़ के कुछ और भी अच्छा कर सकते थे, ठीक है। ज़रूरी है कि आप पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, तो ऐसा सोच, ऐसा क्वेश्चंस को लेके अगर कोई सोचता है, यही सब चीज़ फिलोसॉफी में आता है। समझ रहे? तो अम्बर्टो इको का कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है और वो इसी इंटरेस्ट सबको परसू करते हैं थ्रू माई एकेडमिक वर्क। वो अपने इसी सोच को एकेडमिक वर्क में भी डालते हैं और नॉवेल्स में भी डालते हैं। समझ रहे? जो वो बुक्स लिखते हैं बच्चों के लिए आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। तो ये नॉन वायलेंस के ऊपर, पीस के ऊपर जो वो लिखते हैं बच्चों की किताब में, ये भी फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट वो हर जगह लिख रहे होते हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। और इसके अलावा सबसे पहला वो रीज़न ये देते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, उन्होंने कहा था कि मैं हर जगह सेम ही चीज़ कर रहा हूँ। तो मुकुंद पूछते हैं उससे, इस पे पूछते हैं कि वो सेम चीज़ क्या है। तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि वो सेम चीज़ है फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। वो अपना फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हर जगह पूरा कर रहे होते हैं, एकेडमिक वर्क में भी और नॉवेल्स में भी, ठीक है। पहला रीज़न तो वो ये देते हैं, पहला आंसर। दूसरा पॉइंट वो ये भी देते हैं कि उनका एक सीक्रेट भी है। वो सीक्रेट क्या है, देखिए, डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स। वो पूछते हैं कि आपको मालूम है कि अगर हम इस यूनिवर्स से जो खाली जगह है उसको अगर हटा दें, ठीक है, जो खाली जगह है, एटम्स के अंदर भी जो खाली जगह है उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, कितना बड़ा हो जाएगा, आपके फिस्ट यानी मुट्ठी के बराबर ये पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। समझ रहे? तो सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ। तो जैसे इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा खाली जगह है। खाली जगह बोलने का मतलब आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस। वो इस खाली जगह को इंटरस्टाइसेस कहते हैं। देखिए, इसको समझाते हैं वो कि से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। मान लीजिए आप मेरे अम्बर्टो इको ये बोल रहे हैं मुकुंद जी को, ठीक है, कि मान लीजिए मुकुंद इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और मिलने के आने के दौरान वो एक एलिवेटर में होते हैं, मुकुंद लिफ्ट में चढ़ के आ रहे हैं अम्बर्टो इको से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये आने के दौरान वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, ये इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो अम्बर्टो इको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे। तो दिस इज एन इंटरस्टाइज। तो यही कुछ नहीं करना एक खाली चीज़ है, ठीक है, एन एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि हम इसी खाली चीज़ का यूज़ करते हैं, इसी खाली समय में हम काम करते हैं, ठीक है। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. अम्बर्टो इको बोलते हैं मुकुंद को कि जब तक आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पहुँचे, उतने टाइम तक हम खाली बैठे हुए थे, वो मेरे लाइफ में एम्प्टी स्पेस था, तो हम उसी एम्प्टी स्पेस में काम करते हैं। तो उसमें हम काम करके जब तक आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आए, तब तक हमने एक आर्टिकल लिख लिया। और ये बोल के वो हंस पड़ते हैं। मतलब जो भी खाली समय है, छोटा सा बात है, उसको अब हाईफाई लैंग्वेज यूज़ करके बोला गया है कि जो भी खाली समय है उस खाली समय का अच्छे से यूज़ करते हैं अम्बर्टो इको, ठीक है। तो यहाँ पे वो दो कॉन्सेप्ट को जक्स्टापोज कर रहे हैं। देखिए, जैसे यूनिवर्स में खाली जगह आप हटा दें तो आपके मुट्ठी के बराबर हो जाएगा, उसी तरीके से अगर आप लाइफ में जो खाली समय है उसका अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, जक्स्टापोज किया गया है, मतलब साइड बाय साइड प्लेस करके कंपेयर किया गया है इन दोनों कॉन्सेप्ट को। समझ रहे हैं? ये वर्ड याद रखिएगा, ये लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है। चलिए, और यहाँ पे हम ये लाल लाल क्या लिख रखे हैं, तो वही है, स्कॉलर अगर वर्ड मिले नॉन फिक्शन एकेडमिक सी,
तो यही सब मतलब ये दो फील्ड है लिखने का, एक है एकेडमिक बुक्स लिखना, ठीक है, स्कॉलर, नॉन फिक्शन, एकेडमिक, ये सब एक ही चीज़ है, रिलेटेड है। उसी तरीके से जो फिक्शनल चीज़ है उसको नॉन स्कॉलरली वर्ड्स भी बोल सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी बोल सकते हैं, फिक्शनल भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया नॉवेल्स और इसका एग्जाम्पल हो गया सेमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। चलिए, तो वो ये समझाते हैं। तो यहाँ पे रीज़न था कि मतलब क्वेश्चन था कि आप इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेते हैं। अम्बर्टो इसका जवाब देते हैं कि दो रीज़न से वो इतना सारा काम कर लेते हैं। पहला तो ये है कि वो एक ही काम कर रहे हैं, वो अपना फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में वो दोनों ही जगह एकेडमिक फील्ड में भी और नॉवेल्स के फील्ड में भी एक इसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। और दूसरा रीज़न वो ये देते हैं कि उनका एक सीक्रेट है कि वो खाली समय को अच्छा से यूज़ करते हैं, समझ रहे, एम्प्टी स्पेस में वो काम करते हैं। पेन करना टफ है। इस पे मुकुंद बोलते हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। तो बोलते हैं कि हाँ, ये आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। आपका जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, नॉन फिक्शनल समझ रहे हैं, जो एकेडमिक राइटिंग है, जो आप स्कूल के लिए मतलब जो सब्जेक्ट के लिए बुक सब लिखते हैं, आपका जो स्कॉलरली वर्क है, उसका एक खास बात यह है कि उन सब में एक सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी होता है। जनरली आप स्कूल का टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे, आपका मैथ्स का बुक हो गया, साइंस का बुक हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी का बुक हो गया, कोई इसमें पर्सनल टच नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आप जो फैक्ट है, फिगर्स है, वही सब चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं। उसमें कोई मतलब राइटर का आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन राइटर लिख रहा है, कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, ऐसा फील नहीं आएगा। लेकिन अम्बर्टो इको जो एकेडमिक बुक्स लिखते हैं उसमें ऐसा फील आता है, समझ रहे, ये उनका खास बात है। फिर आगे लिखा है कि इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होता है, जैसे कि विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। जो रेगुलर एकेडमिक बुक होता है वो लिखने का तरीका क्या होता है, इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज डीपर्सनलाइज, उसमें कोई पर्सनल टच नहीं होता है और काफ़ी ड्राई और बोरिंग टाइप का होता है। तो उससे काफ़ी अलग है आपका एकेडमिक बुक लिखने का तरीका, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। वो इतना चीज़ बोल के अब अपना क्वेश्चन प्लेस कर रहे हैं, बोलते हैं कि क्या आपने ये जानबूझ के ऐसा स्टाइल अडॉप्ट किया है, इनफॉर्मल तरीका अडॉप्ट किया है एकेडमिक बुक को लिखने का, या फिर ये नेचुरली आपका ये गुण है, नेचुरली आ गया, आप ऐसे ही लिखते हैं। तो इस पे अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड। डॉक्टोरल डिसर्टेशन क्या होता है कि जब आप पीएचडी करेंगे ना, तब आपको डिसर्टेशन मतलब किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करके उस पर काफ़ी लंबा लिखना होता है, ठीक है, कि आपने क्या क्या कैसे किया, क्या क्या गलती हुआ, वो सब चीज़ लिखना होता है, उसको डिसर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने पहला अपना डिसर्टेशन दिया तो उनके प्रोफेसर ने कहा डिसर्टेशन देख के कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट। कोई भी स्कॉलर जो होता है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी चीज़ सीखते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन। तो वो किसी भी चीज़ को रिसर्च करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप एक फॉल्स हाइपोथेसिस देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसको सही करते हैं, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन, सही कंक्लूजन जो आपका निकलता है रिसर्च के बाद, वो लिखते हैं। जबकि आपने मतलब अम्बर्टो इको ने ऑन द कॉन्ट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। आपने डिसर्टेशन में क्या लिखा है, आपने रिसर्च का पूरा स्टोरी ही लिख दिया कि आपने कैसे क्या क्या किया है, ठीक है। यहाँ तक कि आपने जो ट्रायल्स और एरर्स थे उसके बारे में भी लिख दिया डिसर्टेशन में। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट। तो ये तो कहा ही, इसके कहने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डिसर्टेशन को पब्लिश करवा दिया एज अ बुक, ठीक है। इसका मतलब इस प्रोफेसर को अम्बर्टो इको का ये काम काफ़ी पसंद आया। इस काम का खास बात यह है कि उसने अपने रिसर्च का भाई एक स्टोरी बना के लिख दिया, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट में जब मैं 22 साल का था, आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया कि स्कॉलरली बुक्स जो एकेडमिक बुक्स होते हैं उसको ठीक उसी तरीके से लिखना चाहिए जैसे मैंने लिखा है, बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। उस एकेडमिक बुक्स में स्टोरी की तरह लिखना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। इसी वजह से मेरे जो एसेज होते हैं, ठीक है, जो कि जिसको स्कॉलरली यानी एकेडमिक कंसिडर किया जाता है, इसमें भी नैरेटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब नैरेट, स्टोरी, नॉवेल्स, इस टाइप का चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टोरी की तरह मैं हर चीज़ लिखता हूँ, यही रीज़न से।
एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, मतलब नोवेल्स, सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो यही रीज़न है कि मैंने नैरेटिव्स मतलब नोवेल्स इतना स्टार्ट किया काफ़ी लेट, 50 साल की उम्र में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि आप जो एकेडमिक बुक्स लिखते हैं उसमें एक पर्सनल क्वालिटी पाया जाता है, प्लेफुल, मतलब मूड को लाइट कर देता है, जो कि रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से काफ़ी अलग है। तो इस पर वो जवाब देते हैं कि क्यों वैसा लिखते हैं, क्योंकि जब वो डॉक्टोरल डिग्री परसू कर रहे थे इटली में, तो उनके प्रोफेसर ने बताया था कि आप जिस तरीके से लिख रहे हैं, आप हर चीज़ में स्टोरी डालते हैं, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इसीलिए वो हर चीज़ में स्टोरी डाल के लिखते हैं, स्टोरी की तरह से हर चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, फिर अम्बर्टो इको एक और स्टोरी को नरेट करते हैं। वो बोलते हैं कि आई रिमेंबर डैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड डैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नोवेलिस्ट। अम्बर्टो इको के एक फ्रेंड थे रोलैंड बार्थस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि वो एक एसेइस्ट थे, ना कि एक नोवेलिस्ट। ठीक है, रोलैंड बार्थस चाहते थे कि वो क्रिएटिव राइटिंग करे किसी एक दिन, लेकिन ऐसा करने से पहले वो मर गए। ठीक है, आई नेवर फेल्ड दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अम्बर्टो इको बोलते हैं कि मेरे में ऐसा फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आया। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाई एक्सीडेंट, आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। बोलने का मतलब ये है कि इनका जो फ्रेंड थे रोलैंड बार्थस, इनके मन में एक अफसोस रह गया कि ये एक ऐसे तो लिखते थे लेकिन नोवेलिस्ट नहीं बन पाए। ये एक एकेडमिक वर्क है, ये एक फिक्शनल वर्क है। ठीक है, तो ये एक अफसोस के साथ ही मर गए। लेकिन ऐसा अफसोस या फिर ऐसा फ्रस्ट्रेशन अम्बर्टो इको के साथ नहीं हुआ, क्योंकि अम्बर्टो इको दोनों ही टाइप का राइटिंग करते हैं, एकेडमिक भी और फिक्शनल भी। ठीक है, बस इनके पास किसी एक दिन कोई काम करने को नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दिन नोवेल लिख दिया और तब उन्हें पता चला कि नोवेल्स जो है मतलब इनको लिखना सूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि अम्बर्टो इको काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ लिखते हैं। तो ऐसा इंसान जो कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करे, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं प्रोलिफिक। ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, जैसे कि हमारे जो राइटर है अम्बर्टो इको एक प्रोलिफिक राइटर है बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट लिखते हैं। फिर इस पर मुकुंद अगला क्वेश्चन पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट नोवेल्स, from being a famous academic, you went on to become spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose। बोला गया है कि नोवेल्स अगर बात करें तो पहले तो आप एकेडमिक फील्ड में काफ़ी फेमस थे, आपका जो सेमियोटिक में जो वर्क है, जो आइडिया है, वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद आप फेमस हो गए काफ़ी ज़्यादा इस नोवेल के पब्लिकेशन के बाद। नोवेल का नाम है द नेम ऑफ द रोज़। ठीक है, आपने तो 5 नोवेल लिखा है, सिर्फ 5 नोवेल लिखा है, जबकि आपने जो स्कॉलरली वर्क्स है, एकेडमिक टेक्स्ट बुक है जो कि नॉन फिक्शनल होता है, उसमें आपने 20 से भी ज़्यादा लिखा है। इतना बोल के डॉट इस पर अम्बर्टो इको इंटरप्ट करते हैं, 20 नहीं ओवर 40। ठीक है, मैंने 40 से ज़्यादा एकेडमिक बुक्स लिखा है, जबकि नोवेल्स उन्होंने सिर्फ 5 लिखा है। तो मुकुंद बोलते हैं कि ओवर 40, हाँ 40 से ज़्यादा आपने लिखा है। तो अमॉन्ग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, और इस 40 में आपका एक काफ़ी सेमिनल मतलब हाईली ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल, मतलब एक काफ़ी फेमस आपका वर्क है सेमियोटिक्स पे। ठीक है, इन 40 में इंक्लूडेड है, एकेडमिक वर्क है ये। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज़ द नोवेलिस्ट। आपने नोवेल सिर्फ 5 लिखा है, जबकि एकेडमिक वर्क 40 लिखा है, और इस 40 में सेमियोटिक्स का वर्क भी शामिल है। तो आपने इस फील्ड में ज़्यादा काम किया है इस फील्ड के मुकाबले। लेकिन अगर आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए अम्बर्टो इको के बारे में, तो वो कहेंगे कि वो आपको एज ए नोवेलिस्ट ही जानते हैं, वो आपको इस काम को तो जानते ही नहीं है। ठीक है, डज डैट बॉदर यू, तो क्या आप इससे ज़्यादा टेंशन में है, या आपको बॉदर परेशान करता है क्या? अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। इस पर अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, यस, हाँ ये मुझे परेशान करता है ये चीज़ कि लोग मुझे एज ए नोवेलिस्ट तो जानते हैं, नोवेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ लोगों के बीच में, बट एज ए एकेडमिक वर्क लोग मुझे उतना नहीं जानते हैं उस फील्ड में। तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये परेशान करता है ये चीज़, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडे। अम्बर्टो इको फर्स्ट प्लेस में सबसे पहले वो क्या है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। ठीक है, और सिर्फ संडेज़ के दिन, जब उनको फ्री टाइम छुट्टी मिलता है, सिर्फ संडेज़ के दिन ही वो नोवेल्स लिखते हैं। समझ रहे? इट्स नॉट अ जोक, और ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट मेरा प्रोफेशन क्या है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। एकेडमिक फील्ड से मैं पहले एसोसिएटेड हूँ, बाद में मैं नोवेलिस्ट हूँ। ठीक है, फिर वो आगे बोलते हैं, आगे पढ़ने से पहले जो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक लाइन था वो शायद मिल रहा है यहाँ पे, ये रहा।
उम्मीद करता है आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा कि अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं ऐसा प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडेज को नॉवेल्स लिखता हूँ। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे जिक्र किया गया था। ये रहा, आगे वो बोलते हैं कि आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। देखिए यहाँ पे अम्बर्टो इको बोल रहे हैं कि उन्हें, वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, एकेडमिक फील्ड से ज़्यादा एसोसिएटेड है नॉवेल्स के मुकाबले। नॉवेल्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ संडेज को फ्री टाइम में ही नॉवेल्स लिखते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए वो बोलते हैं कि वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ पे एकेडमिक राइटर्स का जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है वो उसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन जो नॉवेल्स लिखने वाले राइटर्स हैं जैसे कि पेन क्लब्स और राइटर्स हो गए, ये मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस वाले मीटिंग्स में वो जाते ही नहीं, इस वाले मीटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, तो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। बोलते हैं कि मैं एकेडमिक कम्युनिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, इस फील्ड से ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं परेशान होता हूँ कि लोग मुझे एज अ नोवेलिस्ट जानते हैं, एज अ प्रोफेसर नहीं जानते हैं। ठीक है, बट ओके बोलते लेकिन चलो ठीक है, इफ़ दे यानी मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स लाफ्स एंड स्ट्रग्स। बोला कि चलो ठीक है, अगर ज़्यादातर लोग सिर्फ नॉवेल्स ही पढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए लोग मुझे नॉवेलिस्ट के रूप में ज़्यादा जानते हैं। ये बोल के वो हंस पड़ते हैं। आई नो डैट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्ज ऑडियंस। मुझे मालूम है अगर मैं नॉवेल्स लिखूँ तो मैं ज़्यादातर ऑडियंस के पास पहुँचूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं। लेकिन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टफन सेमियोटिक्स। लेकिन मैं एकेडमिक वर्क जैसे कि सेमियोटिक्स के बारे में अगर लिखूँ तो इसके लिए मुझे इतने ज़्यादा रीडर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर मुकुंद आगे पूछते हैं कि विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं अगले सवाल पे आता हूँ। द नेम ऑफ द रोज, ये जो आपने नोवेल लिखा जिसका 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिका, इज़ अ वेरी सीरियस नोवेल। ठीक है, इट्स अ डिटेक्टिव यार्न। डिटेक्टिव यार्न का मतलब होता है मिस्ट्री स्टोरी है ये एक लेवल पे, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। एक मिस्ट्री स्टोरी के साथ साथ इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, इस सब का भी जिक्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में। ठीक है, इसके बावजूद भी इट इन्जॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। ये जो नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस। तो इस पर मुकुंद पूछते हैं कि आपको ये पजलिंग नहीं लगा, मतलब आप हैरान नहीं हो गए इसका इतना सक्सेस से, क्योंकि आपने इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक इस नोवेल में टच किया है, तो लोग इतना डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़े कैसे, इस चीज़ को लेकर आप पजल नहीं हुए। अम्बर्टो इको बोलते हैं नहीं, मैं पजल तो नहीं हुआ। जर्नलिस्ट आर पजल, जर्नलिस्ट उल्टा पजल हो गया। एंड समटाइम पब्लिशर्स, और जो पब्लिशर है जो बुक को छापते हैं वो लोग पजल हो गए। क्यों? देखिए, दिस इज़ बिकॉज जो जर्नलिस्ट और जो पब्लिशर होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि लोगों को ट्रैश यानी जो इजी चीज़ है, आसान चीज़ है, वैसे चीज़ पढ़ना ज़्यादा पसंद है, और लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद नहीं है। ऐसा बिलीफ है किसका? इन जर्नलिस्ट और पब्लिशर लोगों का। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल। मान लीजिए इस प्लानट पे 6 बिलियन लोग हैं, जबकि द नेम ऑफ द रोज सिर्फ 10 से 15 मिलियन कॉपी ही बिका है। तो 6 बिलियन में से सिर्फ 10-15 मिलियन कॉपी बिका है, मतलब काफ़ी कम बिका है। अगर हम पूरे प्लानट का ऑडियंस का अगर जिक्र करें तो उस हिसाब से काफ़ी कम बिका है ये। तो सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर। एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं काफ़ी कम रीडर तक पहुंचा हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंस। लेकिन यही टाइप के रीडर होते हैं जिनको ईजी चीज़ पढ़ना पसंद नहीं होता है, और एटलीस्ट हो सकता है कि दे डोंट ऑलवेज वांट दिस, हमेशा उन्हें ईजी पसंद नहीं हो। क्या तो इन्हें ईजी पढ़ना पसंद ना हो, या फिर हमेशा ईजी पढ़ना पसंद ना हो। कभी कभी इन्हें डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ना भी अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने द नेम ऑफ द रोज नोवेल खरीदा और पढ़ा। वो अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविज़न। डिनर करने के बाद टेलीविज़न देखते हैं वो 9 बजे, एंड वॉन्ट टू सी इधर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। और ये 2 प्रोग्राम देखना वो पसंद करते हैं, उन्हें इसमें अच्छा लगता है। आई नीड इट, मुझे वो चाहिए, बट नॉट ऑल डे। लेकिन इतना डिफिकल्ट चीज़ देखना वो दिन भर पसंद नहीं करेंगे, लेकिन रात को वो देखना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ रीडर ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ईजी चीज़ नहीं चाहिए, कभी कभी डिफ़िकल्ट चीज़ भी चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि इनको अच्छा लगता है। समझ रहे? तो मुकुंद इस पे बोलते हैं, तो कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विथ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री डेट। वो बोलते हैं कि क्या इस नोवेल का सक्सेस होने के पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि इस नोवेल में कुछ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया गया हो। इस पे अम्बर्टो इको बोलते हैं दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मुझे एक और स्टोरी याद आ रहा है।
बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन। तो वो बोलते हैं कि मैं मतलब चाइनीज़ वाइज मैन की तरह काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ बोलता हूँ, ठीक है। तो वो स्टोरी ये बोलते हैं कि जब वो इस नोवेल को पब्लिश करवाने ले गए थे तो उनके अमेरिकन पब्लिशर ने कहा था कि सी लव माई बुक, उनको ये नोवेल काफ़ी पसंद आया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको ये उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये नोवेल कंट्री यानी अमेरिका में 3000 कॉपी से ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्री में ज़्यादातर लोगों ने कैथेड्रल चर्च नहीं देखा है, ना ही किसी ने लैटिन पढ़ा है, कि ये सब चीज़ का जिक्र इस नोवेल में था, ठीक है। तो इस कंट्री में ये 3000 कॉपी से ज़्यादा तो बिकेगा नहीं, ऐसा इस पब्लिशर का मानना था। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपी। तो अम्बर्टो इको को सिर्फ 3000 कॉपी का ही एडवांस मिला था, लेकिन इन द एंड इट सोल्ड 2 to 3 मिलियन कॉपी इन द यूएस। लास्ट में हमें नतीजा क्या देखने को मिला, सिर्फ यूएस में ही ये 2-3 मिलियन कॉपी बिक गया। तो अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन। तो यहाँ पे जो मुकुंद जी ने क्वेश्चन पूछा था कि इस नोवेल का सक्सेस का पीछे ये राज है कि इसमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, तो अम्बर्टो इको इस पर बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। पहले तो बोलते हैं हो सकता है, फिर वो आगे एक स्टोरी भी बोलते हैं कि ऐसा अमेरिकन पब्लिशर भी ये चीज़ को बिलीव करती थी कि अमेरिका में ना ही कैथेड्रल है, ना ही किसी ने लैटिन स्टडी किया है, ज़्यादा लोगों ने स्टडी नहीं किया है, तो ये बुक यहाँ पे चलेगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बुक यूएस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली बिका, ठीक है। और वो आगे ये भी बोलते हैं कि मेरे लिखने से पहले भी कई सारे बुक्स ऐसे हैं जिसमें मेडिवल पास्ट के बारे में लिखा गया है, तो वो तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। तो वो बोलते हैं कि अल्टीमेटली ये जो नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, इसका सक्सेस का राज जो है वो एक मिस्ट्री है, किसी को समझ में नहीं आया है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस रीज़न से ये नोवेल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। आई थिंक वो बोलते हैं कि मैं खुद ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैंने ये नोवेल द नेम ऑफ द रोज़ 10 साल पहले या फिर 10 साल बाद लिखा होता तो हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ उस टाइम पे, ये जस्ट एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है जिसका जवाब नहीं है, समझ रहे। तो इतना बोल के ये इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि मुकुंद पद्मनाभन जो इंटरव्यू लेते हैं तो इनमें इंटरव्यूअर का कौन सा 2 गुण प्रेजेंट है, 2 क्वालिटी कौन सा प्रेजेंट है। तो पहला क्वालिटी ये है मुकुंद जी में कि ये कैपेसिटी टू आस्क थॉटफुल एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, थॉटफुल और प्रोबिंग, जिससे कुछ जानकारी निकल पाए वैसा क्वेश्चन वो पूछते हैं। और दूसरा क्वालिटी ये है मुकुंद में कि एक एक्टिव लिसनर है, अलाउइंग द ऑथर टू शेयर पर्सनल स्टोरीज एंड इनसाइट, काफ़ी ध्यान से सुनते हैं इंटरव्यूअर का बात, इससे अम्बर्टो को टाइम मिला कि वो कई सारे स्टोरीज़ को वो बता पाए, ठीक है। तो ये 2 क्वालिटी होना चाहिए किसी भी इंटरव्यूअर में। सबसे पहला अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछ पाए और दूसरा अच्छे से आंसर सुन पाए, ठीक है, ताकि जो इंटरव्यू दे रहा है उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आपको बोलेंगे कि इमेजिन कीजिए कि आप क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं, इस स्टोरी के राइटर, ठीक है। आपको इंटरव्यू के बारे में एक ब्लॉग लिखना है या फिर डायरी एंट्री लिखना है या फिर एक सेमिनार हो रहा है वहाँ पे इंटरव्यू के बारे में स्पीच देना है ऑडियंस को, ठीक है, एक आर्टिकल लिखना है, इस टाइप से क्वेश्चन देंगे। तो आप जो भी ये चैप्टर में पढ़े हैं उसके बेसिस पे एक आर्टिकल लिखिए, डायरी एंट्री लिखिए, ब्लॉग लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम वेबसाइट पे दे दिए हैं, वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, आप सिर्फ आइडिया लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। वो बहु आंसर याद मत कीजिएगा, समझ रहे। चलिए यही था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर था, इसको समझना है, और क्वेश्चंस भी इसमें थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पूछा जाता है। आप वेबसाइट वाला क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा वहाँ से, और इससे बाहर तो और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो उसके वर्थ इट होगा। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोस है, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आंसर देने का, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।